हमारे सिलेबस के हिसाब से एक और बड़ी शख्सियत का नाम है, वो है मौलाना महमूद हसन। और सिलेबस में आप देखेंगे तो लिखा हो मौलाना महमूदुल हसन, दोनों एक ही शख्सियत हैं। ये भी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ी शख्सियत हैं ये, तो इसीलिए इनके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इनके अर्ली लाइफ के बारे में। तो मौलाना महमूद हसन वॉज बॉर्न इन 1851 इन बरेली। इनकी पैदाइश 1851 में हुई बरेली में, जो अभी भी यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, शहर है। और इनके फादर मौलाना जुल्फ़िकार अली, वो उस वक्त के गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और उस वक्त इन्होंने जो अर्ली एजुकेशन जिन्होंने हासिल किया फ्रॉम हिज अंकल मौलाना मेहताब अली, और उनके अंकल भी उस वक्त के बड़े स्कॉलर और फेमस आलिम थे। फिर उसके बाद होता यह है कि उसी ज़माने में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी जाती है देवबंद में, और वो उसकी बुनियाद रखी जाती है 1866 में। तो ये उनको वहाँ पे दाखिला मिल जाता है। ये पहले तालिब इल्म थे दारुल उलूम देवबंद का, आपको ये भी याद रखना चाहिए। और उस वक्त एक उस्ताद भी थे दारुल उलूम देवबंद में, उनका भी नाम महमूद था। फिर होता है कि वक्त जो गुजरता है, और ये फिर इनको 1291 हिजरी में, इन 1291 हिजरी, ही वॉज अपॉइंटेड एज ए टीचर एट दारुल उलूम देवबंद। और फिर वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते हैं। जैसा कि मुझे लगता है कि आपको अंदाज़ा ये हो गया होगा कि ये ज़माना था 1857 का। ये वो दौर था कि लोग अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहे थे, जहनों में लोगों की ये बात आ रही थी कैसे यहाँ से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाला जाए, ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जाए। तो उसके लिए मौलाना महमूद हसन ने भी कोशिश शुरू की, और उसके लिए अलग अलग वक्त में कुछ अलग अलग काम किया। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने बनाई। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका एक मूवमेंट जो बाद में जिसका पता चला वो था सिल्क लेटर मूवमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके उर्दू में बोलते हैं रेशमी रुमाल तहरीक। और उससे पहले इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, जैसे अंजुमन समरतुत तरबियत एक था, आप लिख सकते हैं अंजुमन समरतुत तरबियत। फिर इसके बाद उन्होंने बताया जमियातुल अंसार, और तीसरा था नज़ारतुल मारिफुल कुरानिया। ये 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए थे उससे पहले, जिसका मकसद कहीं ना कहीं ये था कि कैसे मुसलमानों के स्पेशली उनकी जो दीन है, दीनी तालीम है, उसकी हिफाजत हो, एक तरबियत हो, और कैसे ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जाए इंडिया से, और यहाँ के हिंदुस्तानियों को उससे आज़ादी दिलाई जाए। तो अब बात चलते हैं ये इस सिल्क लेटर मूवमेंट पे। ये ज़माना था आपका 1913 का, ये ज़माना है 1913 का। तो मौलाना महमूद हसन इन्होंने ये प्लानिंग की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आर्म्ड रेवोल्यूशन, यानी इसको हम अगर उर्दू में बात करें तो इन्होंने ये कहा कि मुसल्लह इनकलाब, आर्म रेवोल्यूशन की बात की कि हमें कैसे अंग्रेज़ों को ऐसे भगाना बहुत ही मुश्किल है जब तक हम उसे हथियार उठाना पड़ेगा। तो इसी प्लान के तहत इनके जो कुछ शागिर्द थे, जैसे हम कह सकते हैं कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, और इनके जो करीबी थे जैसे मौलाना मोहम्मद मियाँ मंसूर अंसारी, और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो लोग थे, इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और उसी प्लानिंग के तहत हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अफगानिस्तान में एक आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत कायम की। उस वक्त आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, जहन में याद रखिए। और उसके जो सरबराह थे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने उस आज़ाद हिंद हुकूमत की, और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर बने। इसी प्लानिंग के तहत होता यह है कि अब चूंकि यहाँ से वो सारी चीज़ें मुश्किल नहीं थी इंडिया में रह के, तो मौलाना महमूद हसन ये सफ़र करते हैं, ये जर्नी करते हैं 1915 में, और ये जाते हैं हिजाज। 1915 का डेट लिखा हुआ है, और वहाँ जाकर अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हैं। चूँकि हिजाज जो अभी जो सऊदी अरेबिया है उस वक्त नहीं था, और वहाँ उस वक्त हुकूमत थी ऑटोमन एम्पायर की। तो वो जो मुस्लिम जो वहाँ के हाकिम थे या गवर्नर थे या जो भी थे, उनसे मुलाकात की, और वही आर्म रेवोल्यूशन की उन्होंने वहाँ पे प्लानिंग की। और वो जब लौट रहे थे तो एक डेट ये कहा गया कि 1916 के आसपास इनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया जब वो इंडिया वापस आ रहे थे। कहाँ? हिजाज से बराह बगदाद बलूचिस्तान होते हुए सरहद के आज़ाद कबाइल में पहुंचना चाहते थे। और यही वो ज़माना था जिस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की भी शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इनको भेज दिया जाता है इंडिया में नहीं, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि पहले आपको मिस्र यानी इजिप्ट भेजा जाता, और बाद में इनको जजीरा माल्टा जो अभी भी एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और उस वक्त इनके साथ में थे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और भी लोग कुछ लोग थे। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और ये फिर वापस होते हैं इंडिया में। इनकी वापसी होती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका होता है, और ये इंडिया तशरीफ़ लाते हैं 1920 के आसपास, और ये मुंबई में आते हैं 1920 में। और उस वक्त 20 रमज़ान 1338 हिजरी था। आप मुंबई में तशरीफ़ लाते हैं, और वहाँ उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इनका इस्तकबाल किया, जिसमें गांधी जी खुद थे, और भी जैसे उस वक्त खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत मूवमेंट था। तो उसके जो फेमस उस वक्त के लोग थे उन्होंने इसका इस्तकबाल किया, और उसी वक्त उनको एक टाइटल दिया जाता है, कहीं पे लिखा हुआ खिलाफत कमेटी के ज़रिए वो दिया जाता है इनको शेखुल हिंद का टाइटल। तो इसको आप लिख सकते हैं शेखुल हिंद।
शेखुल हिंद का इनको टाइटल मिलता है और बाद में ये शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम से जाने जाते हैं। उस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था जिसकी शुरुआत 1919 के करीब हो चुका था, उसके फेवर में भी मौलाना ने बातें की। और फाइनली ये होता है कि इनके अब कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जिनके बारे में अब लगता है कि आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जब 1920 में आ जाते हैं तो उस वक्त नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट जो भी चल रहा था, तो ये अलीगढ़ तशरीफ़ लाते हैं 1920 में। और अलीगढ़ इनका लाने का मकसद ये था 1920 में, जहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी जाती है अलीगढ़ में। और जामिया मिल्लिया के और भी जो फाउंडर थे जैसे हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुख्तार अहमद, डॉक्टर मुख्तार अहमद, ख्वाजा अब्दुल मजीद, ये सारे लोग थे फाउंडर्स में। हालांकि पूरे फाउंडर्स की कमेटी थी, ये कुछ फेमस मेन नेम है। और इन्हीं के हाथ से मौलाना महमूद हसन ने फाउंडेशन स्टोन डाला, इन्होंने फाउंडेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अलीगढ़ में रख किया गया। फिर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ट्रांसफ़र होता है दिल्ली, कब? ये 1925 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली, और वो भी जहाँ पे वहाँ नहीं बल्कि करोल बाग में। फिर वहाँ बहुत दिनों तक फिर अप्स एंड डाउन हुए। एक वक्त ऐसा भी आया कि लग रहा था कि जामिया मिल्लिया बंद और इस्लामिया बंद हो जाएगा, लेकिन MAO के प्रोडक्ट जाकिर हुसैन जो उस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ में PhD कर रहे थे वो आते हैं, फिर वहाँ वो टीचर बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और फिर वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दोबारा अपने एक्टिव होता है और वो लाइन पे आता है। और फिर उसके बाद 1988 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है जो कि अभी इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता है। तो ये बात हो गई कुछ। अब चलते हैं इनके कुछ स्टूडेंट। तो आप ये कह लीजिए कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े आलिम हैं वो इनके जो है शागिर्द थे, जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी, तबलीगी जमात के जो फाउंडर हैं मौलाना इलियास, और भी बहुत सारे लोग। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके जो शागिर्द थे उसमें जो है इनके शागिर्दों में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अशरफ अली थानवी, ये सारे लोग थे। तो आप इसका सिर्फ आप जहन में रख सकते हैं। अब चलते हैं बाग। इन्होंने कुछ किताबें लिखी जिसमें से फेमस जो इनका जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, तर्जुमानुल कुरान, और ये बहुत ही फेमस हुआ जिसको बाद में सऊदी गवर्नमेंट ने भी वहाँ से पब्लिश किया। फिर अदिल्ला कामिला, फिर इस तरह की और भी किताबें हैं। मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अल अबवाब वल तराजिम, सही बुखारी, और उसी तरह से तकरीर तिरमिज़ी अरबी, हवाशी वो तालीक़ात अला सुनन अबी दाऊद, फिर इस तरह का और भी कुछ किताबें हैं, बस आपको ज़हन में रखना है। फिर उसी तरह जो है मकतूबात शेखुल हिंद, इनके जो मकतूबात थे उसका कलेक्शन है, कुल्लियात शेखुल हिंद, वो भी जो है इनसे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे कलेक्ट की गई हैं। तो ये बात हो गई। और फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जमीयत उलमा हिंद जो अभी भी है उसके 1920 में जो सेशन हुआ, सेकेंड जनरल मीटिंग हुआ, इसमें वो शामिल हुए जमीयत उलमा हिंद में, और ये उसी साल 1920 में इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया। लेकिन अफसोस ये हुआ कि इनका इंतकाल उसी वक्त हो जाता है, उसी साल हो जाता है, और वो साल होता है 30 नवंबर 1920 को इनका इंतकाल हो जाता है दिल्ली में। और फिर इनका जो तदफीन की अमल होती है वो देवबंद में होती है, और फिर इनका जो है देवबंद में ही इनकी तदफीन होती है। तो ये थे हमारे सिलेबस के हिसाब से एक और बड़ी शख्सियत। तो हम मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।